नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। 28 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश की सियासत में, वो लगता है कि राजनीति की एक नई परिभाषा गढ़कर ही मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरह का माहौल पूरी मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार देखने को मिल रहा है, वो हास्यास्पद स्थितियां भी निर्मित करता है और भविष्य की गंभीरता पर भी सवाल उठाता है कि क्या हम एक मध्य प्रदेश जो है उसको एक सही दिशा में ले जा रहे हैं। वरिष्ठ नेता जब इस तरह के बयान देते हैं जिन्हें बहुत बड़ा वर्ग फॉलो करता है, उसके बाद अगर उनके साथ ऐसी स्थितियां बने तो ऐसे में क्या कुछ कहा जाए। ऐसे ही कई बयानों के साथ हम हर रोज आपके सामने हाजिर होते हैं। आज भी हम हाजिर हैं अपने इसी कार्यक्रम चुनावी चार्ट को लेकर, और आज मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों पर चर्चा करेंगे जिनका आपको जानना बेहद जरूरी है। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऐसी ही खबर के साथ, जहां पोहरी में सिंधिया का एक अलग अंदाज देखने को मिला। सिंधिया जहां भी जाते हैं अलग ही अंदाज में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बीच में ऐसा कुछ बयान दे दिया जो शायद अलग ही तरह की परिभाषा गढ़ करके आगे चला गया। उन्होंने सरकार में अपनी ताकत बताने की जो कोशिश की है, उसमें उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि शिवराज सिंह चौहान को वल्लभ भवन की चाबी उन्होंने दी है। क्या कुछ कहा, आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। फोटो निकालना, इतनी बड़ी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे मैंने सालों से नहीं देखी। अरे किसी किसान को खड़ा कर दो, किसी आदिवासी को खड़ा कर दो, और वही नेता अभिनेत्री 15 महीने पहले मध्य प्रदेश में नया दूल्हा राजा आया था। आया कोरी में आशीर्वाद लेने के लिए। अरे शिवराज सिंह जी और हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर है भैया। जिस वल्लभ भवन का शिलान्यास शिवराज सिंह जी ने किया था और फीता काटने के लिए दूल्हा राजा पहुंचा था, उस वल्लभ भवन की चाबी मैंने दोबारा शिवराज सिंह चौहान के हाथ में। तो आपने सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा। राज्यसभा सांसद हैं, बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं, और उसके बाद उनकी ओर से ये बयान आने के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बड़ा बयान दिया है। हालांकि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इसकी बात की है। उन्होंने कहा है व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, उनका पार्टी में स्वागत है। अभी भाजपा की विचारधारा में ढलने में उन्हें थोड़ा सा समय लगेगा। ये बयान बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर गंभीर नेता के तौर पर जाने जाते हैं और वो जो कुछ भी कहते हैं उस हर एक शब्द के बड़े ही बारीक मायने निकल करके आते हैं, और उन्होंने शायद नसीहत ही दी है। क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति हमेशा धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। वो परंपराओं से, प्रक्रियाओं से, पद्धति से परिचित हो रहे हैं, और मुझे पूरी आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे और भाजपा की ताकत बनेंगे। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया तो बड़ा ही सामान्य तरीके से बयान दिया है उन्होंने कहा है कि सिंधिया समरस होंगे, जल्दी ही भाजपा की रीति नीति को समझेंगे। लेकिन जिस तरह से ये बयान आना और उसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आना, कई सियासी मायने इस बयान के निकाल करके देता है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो कि 3 दिन पुराना घटनाक्रम है, यानी कि हम बात करेंगे इमरती देवी के ऊपर पूर्व सीएम कमलनाथ के आइटम वाले बयान की, जिसे लेकर के अब मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है, मैंने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आग्रह किया था, अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो ये माना जाना चाहिए कि वो कमलनाथ के बयान का समर्थन करती हैं। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। अब चुनाव आयोग कमलनाथ जी से जवाब मांग रहा है, देश चुनाव आयोग से जवाब मांग रहा है, लेकिन मैंने कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वो भी कमलनाथ जी से जवाब मांगे, और जो अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की है, ऐसे अमर्यादित नेता के खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने ये भी लिखा था कि अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो ये माना जाएगा कि उस अमर्यादित बयान से वो सहमत हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से फिर ये आग्रह करता हूं कि मेरे पत्र का जवाब दें, या तो कमलनाथ जी के खिलाफ कार्रवाई करें, या फिर ये कहें कि उन्होंने जो कहा था सही था।
तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने किस तरह का बयान दिया है, किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, पत्र लिखा था उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ जी ने बड़ी ही गलत भावना के साथ ये बयान दिया है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में भी शीर्ष पदों पर महिलाएं बैठी हुई हैं और कांग्रेस की अध्यक्ष जो हैं वो महिला हैं। तो ऐसे में अगर वो कार्रवाई नहीं करती हैं तो क्या कुछ माना जाए कि सोनिया गांधी का समर्थन कमलनाथ को प्राप्त है, तो फिर ऐसे में महिला सशक्तिकरण की बात कैसे कही जा सकेगी। मुख्यमंत्री का ये बयान आने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस गंभीर होती तो कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करती, उन्हें पद से हटा देती। अब इस बीच में भूपेंद्र सिंह ने जो एक बड़ा सवाल पूछा है वो शायद अपने आप में समूची व्याख्या करता है इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के दौर की। उन्होंने कहा है कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी बड़े हैं या कमलनाथ बड़े हैं। क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। इस विषय को लेकर गंभीर होते तो कमलनाथ को तत्काल हटा देते अध्यक्ष पद से। कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो कार्रवाई तो कुछ की नहीं, सिर्फ एक औपचारिकता करने के लिए बयान जारी कर दिया और उस बयान का भी कमलनाथ जी ने मजाक उड़ाया। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी बड़े हैं कि कमलनाथ बड़े हैं। और अगर कमलनाथ जी ने गलत बोला है तो फिर कार्रवाई करना चाहिए। उससे लगेगा कि आप इस विषय को लेकर गंभीर हो। अब हम प्रियंका जी से पूछना चाहते हैं कि आप हाथरस में महिला का मामला होता तो वहाँ तो जाती, वहाँ भी दलित महिला है, यहाँ भी तो दलित महिला का अपमान हुआ है, पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान। कांग्रेस क्या महिलाओं की यहाँ इज्जत क्यों नहीं आ रही करना प्रियंका जी? यहाँ क्यों नहीं आ रही? अमरती से मिलने क्यों नहीं आ रही? कांग्रेस में कभी महिलाओं की इज्जत रही ही नहीं। कांग्रेस की संस्कृति में महिलाओं की इज्जत करना है ही नहीं। कांग्रेस तो एक कॉरपोरेट सेक्टर है, कोई पार्टी नहीं है, कंपनी है। और कंपनी में जिस तरह से कंपनी चलती वैसी कंपनी चलती है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। इस विषय को लेकर गंभीर होते तो कमलनाथ को तत्काल हटा देते अध्यक्ष पद से। कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो कार्रवाई तो कुछ की नहीं, सिर्फ एक औपचारिकता करने। चुनाव हो और वीडियो वायरल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह का इसके पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। अब उनका एक दूसरा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक कार्यकर्ता को रिवॉल्वर दिखाकर गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि वो वीडियो आप देखें कि वो वीडियो क्या कुछ कहता हुआ नजर आता है। अरे मैं जानता हूँ लोग पार्टी के नाम पे चलान छोटे हो गया, पैसा लेके आप पहले कितना रुपया लेके आऊंगा? 18,000 रुपये लेके आई। मैं यही मंगवा दे रहा हूँ, लेके क्यों आऊंगा? बंदूक ना निकालिए सर। बंदूक में मैं मारी दूंगा, सारे हो गया बर्बाद, सारे लौंडियाबाज यहाँ करते। एक काम करते हैं, उदार को भी किया दारू पीने की तुमको रखा कौन? रखा जाओ उससे मांगो पैसा, हम नहीं रखे तुम लोग को। जाइए वहां पर वहीं जब इस वीडियो को लेकर के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा वीडियो फेक है और झूठे वीडियो जारी करना कांग्रेस का स्टाइल है। क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने वो भी आपको सुनाते हैं। फेक वीडियो, झूठे वीडियो जारी करना कांग्रेस की अपनी एक स्टाइल है। और ये तब का वीडियो है 8 साल पहले जब वो कांग्रेस में ही थे। 8 साल पुराना है। कोई अनुवांछित पर्सन या नौकर का मैंने भी उसे देखा और मेरी उनसे बात भी हुई। बिसाहूलाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनका पूरा सार्वजनिक जीवन राजनीति में गया है और अभी तक एक भी पुलिस केस उन पर कभी दर्ज नहीं हुआ है किसी इस तरह के आपराधिक का। और 8 साल पुराना वीडियो है, उन्होंने स्वयं ने मुझे बताया है। तो गृह मंत्री ने कहा है ये वीडियो 8 साल पुराना है, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। जब ये प्रतिक्रिया उन्होंने दी तो कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक हो जाता है। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि ये वीडियो बहुत पुराना है, 8 साल पुराना है। अगर ये वीडियो बीजेपी सरकार के दौरान का है तो अब तक बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बड़ा सवाल किया है कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने। क्या कुछ पूछा वो भी आपको सुनवाते हैं। जिसके अंदर वो खुलेआम हाथ में पिस्तौल लेकर कार्यकर्ता को धकिया रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का बयान आ रहा है, प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं ये वीडियो 8 साल पुराना है। हम तो कहते हैं 8 साल भी पुराना हो, यदि आज वो वीडियो सामने है तो चुनाव आयोग जांच करेगा कितने साल पुराना है। सत्यता की पुष्टि तो आपने कर दी, लेकिन आज वीडियो वायरल हुआ है तो आज के आधार पर
मंत्री बिसाऊलाल सिंह के ऊपर प्रकरण दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई हो, जिसके अंदर वो खुलेआम हाथ में पिस्तौल लेकर कार्यकर्ता को धकिया रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो नरेंद्र सलूजा की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवाई। वो सवाल पूछते हुए नजर आए हैं। आखिर उन्होंने कहा है कि अगर ये वीडियो 8 साल पुराना भी है तो भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, वो कांग्रेस में हुआ करते थे, तो भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल पूछ रहे हैं नेता लगातार। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव है उसमें नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं लग रही है। अब हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं और जो बयान आपको सुनाने जा रहे हैं वो वाकई आश्चर्य में डालने वाला है। मुरैना के दिमनी से बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया के बिगड़े बोल फिर सामने आ गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस चुनावी सभा में मौजूद थे। हम उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ गिरिराज दंडोतिया ने कहा है और उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी है मामले को लेकर के। हालांकि उसमें क्या कुछ कहा, पूरा का पूरा मामला हम आपके सामने रख रहे हैं। जो भी प्रतिक्रियाएं नेताओं की ओर से आई हैं और जो कुछ बयान आया है, दोनों हम आपको सुनवाते हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कैसी भाषा बोल रहे हैं अनुसूचित जनता के खिलाफ। आपने पता डबरा में कमलनाथ ने कहा कही थी, पता है ऐसे माँ अब जो बताओ अपने या तोमर हार में अपने चंबल में को अपनी माँ बहन की जबाते बोल दे वो तो कत्ल हो जाओ, मुड़े ले लेंगे। मातृशक्ति के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने बयान बोले हैं वो यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे कोई भी, जब माँ बहनों के बारे में इस तरह की बात की जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है इमरती देवी जी के प्रति, उनको आइटम का है, ये घोर निंदनीय है और हमारे महिलाओं के प्रति और हमारे दलित समाज के प्रति घोर निंदनीय है। और आज बाबा साहब अम्बेडकर अगर जीवित होते तो कमलनाथ जी और कांग्रेस को सबक सिखाते। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कैसी भाषा बोल। तो ये हमने बयान भी आपको सुनवाया, प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाई। कहीं से कहीं तक भाषाई मर्यादा नज़र नहीं आती है पूरे चुनाव को लेकर। ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी तमाम बयान ऐसे आ चुके हैं जो अपने आप में शर्मसार कर देने वाले हैं। और इसके अलावा जब डिफेंड करते हैं नेता अपनी ही पार्टी के व्यक्ति को, जिस तरह से बिसाहूलाल सिंह का इसके पहले जो वीडियो आया था उसे लेकर के बीजेपी के नेता गोविंद मालू ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था क्षेत्रीय भाषा है, जबकि बहुत ही अपमानजनक और जिस भाषा का प्रयोग किया गया है इस सार्वजनिक मंच से वो कह पाना, शब्द भी कह पाना मुमकिन नहीं है। तो लगातार भाषाई मर्यादा का हनन हो रहा है। 3 नवंबर तक तो ये स्थितियां लगातार देखने को मिलेगी। 10 नवंबर को निर्णय आएगा चुनाव का। हालांकि दोनों दल लगातार चुनावी मैदान में हैं और आरोप प्रत्यारोप का जिस तरह से दौर जारी है और जिस तरह से ये रणभेरी लगातार बज रही है, वो देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश की सियासत को किस दिशा में लेकर के जाती है। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम सभी खबरों को लेकर के चर्चा करेंगे, उनका मत जानेंगे और मीडिया क्या कुछ कहता है और चुनावी चश्मे की निगाह से अगर पूरे मामलों को देखें तो क्या कुछ निकल करके आता है। चलते हैं हम अपने एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरे सर के पास। प्रभु सर, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, सबसे पहले तो एक बयान भूपेंद्र सिंह की ओर से आया है। उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि कमलनाथ बड़े या राहुल गांधी। जिस तरह से कहा जा रहा था कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी कमलनाथ को राहुल गांधी के कहने के बाद, लेकिन नहीं मांगी और उसके बाद अब ये बड़ा सवाल निकल करके आया कि कमलनाथ बड़े या राहुल गांधी। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए विकास, ये जो मामला है कमलनाथ बड़े या राहुल गांधी, तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के अंदर से भी ये सवाल उठ रहा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के साथ एक मजबूरी है कि वो इस सवाल को कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में है, उनको लीड लेना है चुनाव में कांग्रेस से, तो वो बार बार इसी सवाल को उठा रहे हैं कि राहुल गांधी बड़े या कमलनाथ। क्योंकि मसला कमलनाथ से जुड़ा हुआ है। कमलनाथ ने एक बयान दिया था जिसको कि गलत माना गया, जिसकी चुनाव आयोग में भी शिकायत हुई है, तमाम जगहों पर शिकायत हुई है, जो मामला खूब मीडिया हाइप ले गया और उसको लेकर राहुल गांधी को कहना पड़ा कि वो राय कमलनाथ की निजी राय है, कांग्रेस की राय नहीं है। क्योंकि यदि कमलनाथ की राय होती है तो कांग्रेस को उस बयान से मध्य प्रदेश में तो जो नुकसान होगा, बिहार इलेक्शन में भी नुकसान होने के आसार है और इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं जहाँ से कमलनाथ का नाता जोड़ा जाता है। तो राहुल गांधी को, जो की पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और फिर वो संभावना उनकी है कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होंगे, तो उनको कांग्रेस देख रही है पूरे देश की। कमलनाथ को केवल मध्य प्रदेश अपना अहम दिख रहा है, क्योंकि कमलनाथ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो नहीं चाहते कि कहीं उनको झुकना पड़े। यदि वो स्वाभाविक तौर पर यदि वो माफी भी मांगते हैं अब, तो शायद वो कमलनाथ को और नुकसान होने की संभावना मध्य प्रदेश में दिख रही है। तो दोनों की अपनी अपने लिमिटेशंस हैं और उस परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, तो स्वाभाविक तौर पर यदि देखा जाए तो राहुल गांधी बड़े हैं, लेकिन
राजनीतिक मजबूरी जो है वो कमलनाथ को भी इस मामले में चुप रहने को मजबूर कर रही है। जी प्रभु सर, एक छोटा सा सवाल और भी है। जिस तरह से बयान आता है सिंधिया का कि वल्लभ भवन की चाबी मुख्यमंत्री के हाथ में दी है, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा ही गंभीरतापूर्वक बयान आता है, जो भी कहते हैं उसके कई मायने निकलते हैं और बड़े ही सलीके से अपनी बात रखते हैं, बड़े ही शांत भाव से। तो उस पूरी खबर को लेकर के आप क्या कहेंगे, उस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए विकास, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कह रहे हैं तो वो अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। भारतीय जनता पार्टी यदि दोबारा सत्ता में आई है तो उसकी मुख्य वजह है ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक, वो मंत्री, जो विधायक जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। तो वो अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं कि मैं भले कुछ नहीं हूं, लेकिन वो किंग मेकर की जो उनकी भूमिका है, जो भूमिका वो कांग्रेस में तलाशने की कोशिश कर रहे थे, वो वहां उनको नहीं मिल रही थी कांग्रेस में, वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में वो अपनी किंग मेकर की भूमिका को स्थापित कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में उनसे जुड़े मसलों पर हर मामले में सिंधिया ही सर्वे सर्वा है, उनके दम पर ही मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। जहां तक नरेंद्र सिंह तोमर का जो बयान का बात है, नरेंद्र सिंह तोमर चूंकि संगठन के व्यक्ति हैं, जिस तरीके से सिंधिया सार्वजनिक मंच पर जो अपना अहम बता रहे हैं कि मैं, सिंधिया का चुनाव है, सिंधिया घराने की बात अहम का सवाल है, तो वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कह रहे हैं, एक तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी हो रही है भाजपा कार्यकर्ताओं में सिंधिया के बयान को लेकर, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को और अपने कार्यकर्ताओं की बात रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया प्रभु सर प्रतिक्रिया देने के लिए। और अब हमारे साथ बीजेपी से धैर्यवर्धन जी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनका मत भी जानेंगे। धैर्यवर्धन जी, स्वागत है अनादि टीवी में आपका। जी नमस्कार। धैर्यवर्धन जी, जिस तरह से इमरती देवी पर जो बयान दिया गया है उसके बाद से तमाम प्रतिक्रियाएं आई, आप तक भी सभी पहुंची होंगी, और उसे लेकर के माफी मांगने की बात भी कही गई थी, लेकिन फिर भी माफी नहीं मांगी गई। तमाम जगह से नोटिस भी जारी हो रहे हैं, एफआईआर की बात भी कही जा रही है, लेकिन क्यों कमलनाथ जी इस बात को नहीं मान रहे? क्या कुछ मानना है आपका? देखिए, ये तो फिल्मों में होता कि तुम दिन को कहो रात, हम रात कहेंगे। बाकी के लोग असल जीवन में तो दिन को दिन कहेंगे और रात को रात कहेंगे। कमलनाथ जी ने जो भी बोला इमरती जी के मामले में, उसको पूरा हिंदुस्तान का जनमानस बहुत ही घटिया शब्दावली मान रहा है और महिलाओं के बारे में बहुत ही निंदनीय उनकी सोच को प्रदर्शित कर रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस के अंदर खाने से भी आवाज निकलने लगी। धैर्यवर्धन जी, अगर पार्टी लाइन से अलग हट के बात करें, मैं मीडिया से अलग हट के बात करता हूं, अगर एक छोटा सा सवाल पूछे कि हम समाज को क्या दिशा दे रहे हैं, क्या भाषाई मर्यादा का स्तर हो गया है, लगातार जो बयानबाजी सामने आ रही है वो आप भी देख सुन रहे होंगे, तो क्या लगता है कि राजनीतिक दिशा कहाँ जाने वाली है इस देश और प्रदेश की? देखिए, यदि आपकी जुबान से निकला कोई भी शब्द हल्का है और समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है, तो आपके व्यक्तित्व के आकलन में भी पुनर्विचार की आवश्यकता हो जाती है समाज के लिए। और समाज धारणा बनाता है कि हमारे नेता आखिर कैसे हैं। तो राजनीति में काम करने वाले सभी लोगों का नुकसान होता है, सभी के क्षति है। धैर्यवर्धन जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी हम आमंत्रित किया था और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी शुक्रिया। फिरोज जी, मैं सवाल पूछ रहा था धैर्यवर्धन जी से, लगातार भाषाई मर्यादा का हनन हो रहा है, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, दोनों तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं ऐसी आती हैं कि कई बार कहना मुश्किल हो जाता है, ऑन स्क्रीन बोलना मुश्किल हो जाता है उस शब्दावली को, क्या कहेंगे? छोटी सी प्रतिक्रिया आप। देखिए, अब ऐसा है कि बहुत सारे, एक तो डायलेक्ट हैं यानी बोलिए हैं, दूसरा जब चुनाव में रहते हैं तो बहुत ज्यादा मानसिक एक तनाव होता है सब नेताओं के ऊपर। फिर भी मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक लोगों को भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, हर कदम पर रखना चाहिए, और ये एक ही नहीं, दोनों दलों के लिए ये लागू है, सभी दलों के लिए लागू है। फिरोज जी, धैर्यवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा था और आश्चर्य की बात है कि आप दोनों की सोच एक जैसी नजर आती है। एक पटल पर अगर आते हैं तो भाषाई मर्यादा की बात दोनों कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। आज अगर मुरैना में दिमनी की बात करें तो वहां पर गिरिराज दंडोतिया जी के द्वारा एक बयान दिया गया है, वो आप लोगों तक भी पहुंच चुका होगा। तो छोटी सी प्रतिक्रिया पहले फिरोज सिद्दीकी जी आपसे चाहूंगा, उसके बाद जो आपका सवाल होगा वो लेकर के मैं धैर्यवर्धन जी के पास चलूंगा। फिरोज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जिसने
बदजुबानी की है या जिसने भी भाषाई मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको खेद प्रकट करना चाहिए, हर हालत में खेद प्रकट करना चाहिए और ये समाज में ये संदेश देना चाहिए कि ये जो मेरे द्वारा जो शब्द निकले उसका मुझे खेद है, अफसोस है, तो बात अच्छी लगती है और ये होना भी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा कि जो बिसाहू लाल सिंह जी ने कहा है या और भी जो उनके नेताओं ने कहा है, उनसे भारतीय जनता पार्टी को कहलवा के भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं से कहना चाहिए कि वो खेद सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करें। धैर्यवर्धन जी, चले फिरोज जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया धैर्यवर्धन जी की भी ले लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन जी क्या कुछ कहेंगे? फिरोज जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उस पर आपका जवाब। देखिए, मैं चुनाव के ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण से मैंने टेलीविजन देखा नहीं है। दिमनी के विधायक ने क्या एग्जैक्ट वो मैं आपको सुनवा देता हूँ धैर्यवर्धन जी, वो बयान में आपको सुनवा देता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिए, हम अपनी टीम से अनुरोध करेंगे वो बयान सुनवाया जाए। और कमलनाथ कैसी भाषा बोल रहे अनुसूचित महिला के खिलाफ, आपने पता डोरा में कमलनाथ ने कहा कैसी पता ऐसे माँ अब जो बताओ अपने या तोमर घर में अपने चंबल में को अपनी माँ बहन जावा से बोल दे वो तो कत्ल हो जाओ, मुड़े ले लेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से वो कहते हुए नजर आए हैं कि कत्ल हो जाते हैं, सिर काट लिए जाते हैं। धैर्यवर्धन जी ये कहा है, आपने भी सुन लिया होगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं की प्रतिष्ठा को समाज में सर्वोच्च मान सम्मान से जोड़ करके रखता आया है और हमारे यहाँ द्रौपदी के अपमान के पश्चात महाभारत ही ऐसा लोग मानते हैं। बिल्कुल, सीएम साहब का खुद बयान आया था कि द्रौपदी के अपमान पर महाभारत हो जाता है, ये वो देश है, कहा था सीएम ने खुद कहा। मुझे जवाब भी तो देने दीजिए सर जी। सीता माता के साथ दुस्साहस किया तो लंका कांड हम सब ने देखा है। तो महिलाएं हमारी भारतीय संस्कृति में बेहद सम्मान और आदर की केंद्र हैं। कहा भी क्या है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो हम भारत के लोग तो महिलाओं के बारे में ऐसा भाव रखते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा वो सब बता गए कि कैसे चंबल के लोग अपनी आन बान शान को भी मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं महिला पर। यानी कि एक मुहावरे बतौर ये प्रयोग किया गया है। धैर्यवर्धन जी ये कहना चाह रहे हैं? सर मेरा निवेदन इतना सर, नहीं मैं किसी का बचाव कर रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि भाषा की मर्यादा बिल्कुल सभी को रखनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में लोग अच्छे लोगों को पसंद करते हैं और लोग अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए हमारा वाणी पर भी नियंत्रण होना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी से हमारे साथ धैर्यवर्धन जी जुड़े थे और कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े थे। और मज़े की बात देखिए कि दोनों नेताओं का ये कहना है कि भाषाई मर्यादा बनी रहनी चाहिए। अगर यही सिद्धांत हैं और यही मर्यादाएं हैं और यही शुचिता है राजनीति की, तो फिर वो मर्यादा उल्लंघन क्यों होता है? आखिर भाषाई मर्यादा का हनन क्यों होता है? क्यों तोड़ दी जाती हैं मर्यादाएं? जबकि शीर्ष के जो नेतृत्व हैं उनको कई लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं और उसके बाद भी अगर उनकी तरफ से कोई बयान आता है, एक शब्द का, हर एक शब्द का बहुत ही बेसिक मायना होता है और उसको लेकर के जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, जिसका वो नेतृत्व कर रहे होते हैं, वो पूरी की पूरी पंक्ति उनके पीछे चल देती है। और ऐसे में जब बड़े नेताओं के बयान आते हैं, वरिष्ठ नेताओं के बयान आते हैं, बड़े ही सोचे समझे हुए बयान आते हैं, तो ऐसे में भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, हनन नहीं होना चाहिए। हालांकि दोनों दलों की प्रतिक्रिया एक जैसी आई है लगभग। तो पूरे दिन का घटनाक्रम जो था वो हमने आपके सामने रखा कि क्या कुछ कहा है, दिन की शुरुआत कहां से हुई और दिन का अंत कहां पर हुआ, कितने बयान इस बीच में आए हैं, कितनी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस बीच में आई हैं, वो पूरा का पूरा ब्यौरा हम उन्हीं नेताओं की ज़बानी आप सभी के सामने रखते हैं। चुनावी चार्ट में आज हमने सभी बयानों से आपको वाकिफ कराया। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।